डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया था, जो कि मैं मार्क करके होपफुली तमाम के तमाम लोगों को वापस मिल चुका होगा। मैंने उससे ये डायग्नोज किया है कि आप में से मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनकी इंग्लिश ठीक है, यू नो हाउ टू राइट, लेकिन इस स्टेज तक, आज की डेट तक आपको ये नहीं पता। मेजॉरिटी लोगों को, आपसे मैं ये कह सकता हूँ कि 98% लोगों को ये नहीं पता कि हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन। इंग्लिश उनकी ठीक है, उनको लिखना भी आता है, उनके पास कंटेंट भी है, लेकिन मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। दूसरा, जिनको नहीं मिले वो मुझे बता देना, पेपर होपफुली तमाम लोगों को मिल चुके होंगे। अगर किसी को नहीं मिला है तो हैंड रेस करें, ताकि उसको दोबारा इंश्योर किया जाए कि उसको उसका पेपर वापस मिले। अच्छा, फैजा आपको नहीं मिला है? दूसरा नहीं हुआ। अच्छा, एक टेस्ट में हुआ था, दूसरा नहीं हुआ, पहला एक ही नहीं था हुआ। ना, टेस्ट तो एक ही था, मैंने नहीं तो एक सर, ही लिए। दूसरा एक भेजा था सेंटेंसेस, वो भेजे थे, अच्छा, मिले थे। ठीक है। बाकी वो नहीं है। ठीक है, नहीं माँ, आप बताएं, आपको भी नहीं मिला? नो सर, मुझे भी नहीं मिला। आपने भेजा था? यस सर, मैंने दोबारा भी भेजा है अब, क्योंकि मैंने बात की थी उनसे, तो उन्होंने कहा था रीसेंड कर दें, तो मैंने उसको दोबारा भेज दिया है अब। फरहान, आपको भी नहीं मिला है? नो सर, मुझे भी नहीं मिला। अच्छा, आज आप तमाम लोगों ने उसको दोबारा रीसेंड करना है, ठीक है? क्लास के ठीक फौरन बाद आप तमाम लोग रीसेंड करेंगे, ठीक है ठीक सर। है? ठीक। अच्छा, अब आप तमाम लोग जो है अपना हैंड रेस जो है वो खत्म करते हैं। अच्छा, अब दूसरा हमने क्या किया है रिएक्शन, दूसरा मैंने ये किया है कि हम में से जिन जिन लोगों ने जो जो मिस्टेक्स किए हैं, मैंने उन तमाम मिस्टेक्स को कंबाइन किया है। हो सकता है कि आज तो आपने मिस्टेक ना की हो सकता है कल की क्लास में आप वो मिस्टेक करें। तो हम सबसे पहले तो आज जो जो आपने कॉमन मिस्टेक्स की हैं, जिस जिस बच्चे ने भी मिस्टेक की है, वो मैंने यहाँ पे कंबाइन की है, वो लिखी है, ताकि दोबारा वो कोई और बच्चा मिस्टेक ना करे। तो आज ये हमारे कॉमन इश्यूज थे। माय डियर फ्रेंड, जो सबसे ज्यादा कॉमन इशू है, still most of the people, they used to write the incomplete as well as fuse sentences. वो इनकम्प्लीट भी लिखते हैं और वो फ्यूज भी लिखते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब यह होता है कि वो अक्सर ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं कि उनके सेंटेंसेस मीनिंगलेस होते हैं, और फ्यूज सेंटेंस का मतलब यह होता है कि वो इतना लॉन्ग सेंटेंस को कर देते हैं कि सेंटेंस जो है उनका मीनिंगलेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बच्चों ने ये जुमला लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा है कि करप्शन इज मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। माय डियर फ्रेंड, दिस इज मीनिंगलेस सेंटेंस, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। तो जब आपने किसी चीज को डिफाइन करना है तो प्रॉपर वे से करें। आप लिखें कि करप्शन इज मिस यूज ऑफ अथॉरिटी फॉर सम पर्सनल गेन्स। बहुत से लोगों ने डिफरेंट लफ्ज लिखा हुआ है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। डिफरेंट अनस्टेबिलिटी और अनजस्टिस, ये कोई लफ्ज ही नहीं है इंग्लिश में। सो दिस इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दिस इज पॉलिटिकल इनजस्टिस। Many people, they do not know the difference between this effect and this effect. My dear friend, पहला अफेक्ट जो ए के साथ है ये वर्ब है, और जो दूसरा ई के साथ है, डियर सन, दिस इज नाउन। बहुत से लोगों ने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने ये भी लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि इट हैज अफेक्टेड, और ई वाला है। डियर सन, इट हैज के बाद जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है ना, वो ए वाला जो है वो वर्ब है, ई वाला तो नाउन है। नेक्स्ट बात, dear student, English writing, I mean English essay, is a formal writing. तो फॉर्मल राइटिंग में लफ्जों की जो शॉर्ट फॉर्म होती है, हम बेसिकली इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रैक्शन। आप किसी भी लफ्ज की शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बच्चों ने इट इज को लिखा हुआ है इट्स, ये अलाउ ही नहीं है। डू नॉट को लिखा हुआ है डोंट, ये अलाउ ही नहीं है। एक और चीज जो कॉमन मिस्टेक है, और बिलीव में आप ये छोटी छोटी मिस्टेक करके फेल हो जाते हैं। ये डू नॉट जो है, इसके अंदर स्पेस का आना जरूरी है,
और ये कैन नॉट जो है, इसके अंदर आप अगर स्पेस देंगे तो इसको गलत कंसिडर किया जाएगा। कैन नॉट एक सिंगल वर्ड है, इसके अंदर या कुड नॉट, इसमें स्पेस नहीं होती। मैं दोबारा बताता हूं। पहली बात यह है कि लफ्जों की शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है। दूसरी बात यह है कि एडिशन डू नॉट जो है, इसके अंदर स्पेस होती है, कैन नॉट कुड नॉट के अंदर स्पेस नहीं होती। नेक्स्ट ये है कि जब भी आपने इन फ्यूचर अब्रिवेशन लिखनी है, जैसे आप पहले ही सेंटेंस के अंदर अब्रिवेशन नहीं लिख सकते। जब पहली दफा आप अब्रिवेशन लिखेंगे तो आप कंप्लीट अब्रिवेशन लिखेंगे। आप लिखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में आप यूएनओ लिखोगे, और देन यू मे कंटिन्यू विद यूएनओ एज वेल। अब जब पहली दफा लिखेंगे, जब भी लिखेंगे पहली दफा आपको अब्रिवेशन नहीं, उसको कंप्लीट लिखोगे, देन यू विल कंटिन्यू विद फुल अब्रिवेशन। Many people, they do not know the difference between which and who. Doesn't which और that जो है ये इंटरचेंजेबल है। जुमला हम लिखा है कि पाकिस्तान इज माई कंट्री विच, हु नहीं आएगा। हम जुमला लिखे है कि पाकिस्तान इज माई कंट्री विच इज रिच इन रिसोर्सेस, हु नहीं आएगा। अगेन बहुत से लोगों ने जब अपना टॉपिक लिखा है तो टॉपिक के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। पूछा एक बच्चे से मैंने क्यों लगाए हैं, तो वो कहता है सर अपने टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए। जैसे टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए तो या तो टॉपिक का कलर चेंज किया जाता है, या उसको मार्कर से लिखा जाता है, या उसको अंडरलाइन किया जाता है। तो जो टॉपिक होता है, इन्वर्टेड कॉमास का सिर्फ एक ही फंक्शन है, और इन्वर्टेड कॉमास का ये फंक्शन है कि व्हेन यू विल कोट समवन, जब भी आप किसी को कोट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे, अदरवाइज तो आप इन्वर्टेड कॉमास यूज ही नहीं कर सकते। हम से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनका स्टार्ट ही ठीक नहीं है, फॉल्टी स्टार्ट है। मीन के हमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट टॉपिक से ही शुरू कर लिया है, लेकिन हालांकि मैंने आपको बताया कि यू आर सपोज टू नॉट स्टार्ट विद टॉपिक, यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस विद टॉपिक। आप हमेशा टॉपिक को पहले, अगेन डियर स्टूडेंट, इंग्लिश सीएसएस के किसी भी पेपर के अंदर, ये हालांकि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, आपने न्यूट्रल होकर लिखना है। न्यूट्रल का मतलब यह होता है कि आई वी फर्स्ट पर्सन का यूजेज किसी भी फॉर्मल राइटिंग के अंदर अलाउ नहीं होता। अब किसी राइटर के आर्टिकल अखबार में पढ़ें, वो कभी भी आई और वी का यूजेज नहीं करता। अगर यह कहां पे आप लिखना चाहते हैं ना, आई थिंक कि पाकिस्तान इज रिच इन सोर्सेज, बल्कि इसको लिखें, चेंज करें, आप लिखें इट कैन बी स्टेटेड, इट कैन बी सीन दैट द पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज। सो फर्स्ट पर्सन जो है ना, कौन से हैं, आई है, वी है, माई है, आवर है, ये किसी भी प्रॉपर राइटिंग के अंदर अलाउ नहीं है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, बहुत से लोग जो हैं आप में से, देखिए मुझे एक बात बताएं, लफ्ज होता है को एजुकेशन। मुझे बताएं इस को एजुकेशन के अंदर दरमियान में हैफन आता है या नहीं आता? जैसे को एजुकेशन के दरमियान हैफन नहीं आता, ये जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसी तरीके से यहां पे बच्चे ने लिखा था रीअपियर, रीअपियर के दरमियान में हैफन नहीं आता। क्यों नहीं आता हैफन के? पहले मैं थोड़े से रूल्स बता देता हूं। माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वी हैव 3 टाइप ऑफ वर्ड्स। हमारे पास 3 किस्म के लफ्ज हैं। हमारे एक लफ्ज जो होते हैं, हम इन्हें कहते हैं रूट वर्ड, लाइक रीड। रूट वर्ड वो होता है जो किसी भी लफ्ज से बना हुआ नहीं होता। लाइक एक लफ्ज होते हैं जिनको हम प्रीफिक्स वर्ड कहते हैं। मीन के रूट वर्ड के साथ हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं, जब वो प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो उसको अपने मीनिंग दे देती है। देखो ना, री एक प्रीफिक्स है, री रीड, री राइट, री अटेम्प्ट, हम इन्हें कहते हैं प्रीफिक्स वर्ड। एक और लफ्ज है बेटे प्रीफिक्स है बाय, बायलिंगुअल, बाय कैमरल, बायसेकल, बायलैटरल। बाय का मतलब होता है टू,
ये प्रीफिक्स जब भी किसी लफ्ज के साथ, हमारे पास बहुत ज्यादा प्रीफिक्स हैं, जब भी किसी लफ्ज के साथ प्रीफिक्स आता है ना, लाइक को एजुकेशन, को ऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, तो जब भी लफ्ज की एक साइड पे प्रीफिक्स होगा, दूसरी साइड पे कंप्लीट वर्ड होगा, तो डियर दरमियान में हैफर रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर लिखोगे तो गलत लिखोगे। दूसरे लफ्ज होते हैं सफिक्स। सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो एंड पे आते हैं और लफ्जों को अपने मीनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो एक लफ्ज है, बड़ा कॉमन लफ्ज है, साइड, सुइसाइड, जेनोसाइड, पेस्टिसाइड, फेंगिसाइड। तो क्या जब साइड, साइड का मतलब होता है एक्ट ऑफ किलिंग। एक बड़े लफ्ज से सफिक्स है एबल, रीडेबल, अटेम्प्टेबल, अचीवेबल। तो ये भी लफ्जों को अपने रंग में रंग देते हैं। तो रूल हमारा ये है कि जब एक साइड पे प्रीफिक्स हो, एक साइड पे कंप्लीट वर्ड हो, हैफन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब तीन किस्म के मैंने लफ्ज बताए। मैंने पहले रूट वर्ड बताया, फिर प्रीफिक्स वर्ड बताया, फिर सफिक्स वर्ड बताया, और आखिरी किस्म के लफ्ज जो होते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे कंपाउंड वर्ड वो होते हैं कि जब दो रूट वर्ड इकट्ठे मिले, जब दो रूट वर्ड इकट्ठे मिलते हैं ना, तो दे विल मेक अ न्यू वर्ड। एक लफ्ज है सोशो इकोनॉमिक, इसके दरमियान में हैफन आती है। एक लफ्ज है सिस्टर इन लॉज, सिस्टर अलहदा लफ्ज है, इन अलहदा लफ्ज है, ला अलहदा वर्ड है। तो सिंपल सा रूल ये है कि जब रूट वर्ड इकट्ठे मिलेंगे ना, उनके दरमियान में हैफन आती है। अदरवाइज जब एक साइड पे प्रीफिक्स हो, एक साइड पे सफिक्स हो, तो रूट वर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। चलो इससे भी ज्यादा जो बेसिकली आप गलती है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, आपको पता है इंग्लिश ऐसे में आपने, यू आर सपोज टू डू 60 मिस्टेक, और एक गलती के पीछे एक नंबर कटते हैं, यू वुड बी नो वेयर। आप देखते हैं कि अक्सर हमारे पास पेज जब होता है, जब हम फ्लो में लिख रहे होते हैं, तो हमारे पास स्पेस नहीं होती। मीन कि मैं एक पीछे से एक जुमला लिख रहा था, आधा वर्ड मेरे पास स्पेस है और आधा वर्ड स्पेस सपोज नहीं है। ये सपोज ये एक मेरा पेज है, ये पेज बस हम सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा इस पेज पे हाशिया लगा हुआ है, हम जो बॉर्डर लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं। आपको पता है इधर भी छोटा सा एक बॉर्डर लगाया जाता है। मैं सपोज लिख रहा हूं, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ही इज ऑलवेज। अब यहां पे देखें ना, ऑलवेज के लिए मेरे पास जगह नहीं है सारे लफ्ज को लिखने की। अब मैं क्या करूंगा, आधा लफ्ज इधर लिखूंगा, फिर इधर हैफन दूंगा। हैफन का मतलब यह है कि वर्ड अभी एंड नहीं हुआ है, शुरू में हैफन नहीं आती, और वेस में यहां पे लिखूंगा। लेकिन डियर फ्रेंड, इसके भी चंद एक रूल्स हैं, अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। अब इसके रूल्स ये हैं कि अगर यही ऑलवेज, मैं इसको ब्रेक करने के रूल हैं। अगर मैं ऐसे लिख लूं, ALW हैफन AYS, अब इसकी कोई प्रोनाउंसिएशन आप में से कर सकते हैं? इसी तरीके से डियर फ्रेंड, एक लफ्ज है फुलफिल, मैं उसको ब्रेक करना चाहता हूं और मैं ये लिख देता हूं FULF, नीचे इल लिख देता हूं, इसकी प्रोनाउंसिएशन ही अब मुमकिन नहीं है। तो ये रूल ये कि ये जो एफ है ना, ये फुल इधर आना चाहिए, ये एफ इधर नहीं आना चाहिए, ये एफ इधर आना चाहिए। अब मैं रूल बताता हूं, रूल क्या है। जैसे लफ्जों को ब्रेक करने का रूल ये है कि जब किसी भी लाइन के एंड पे पहुंचेंगे ना, आप लफ्ज को डिवाइड करना चाहते हैं, तो लफ्ज को उधर से डिवाइड किया जाता है वेयर देयर इज, हम इसको कहते हैं सिलेबल। लफ्जों के अंदर एक सिलेबल भी होते हैं, दो सिलेबल भी होते हैं, तीन सिलेबल भी होते हैं। लफ्जों के पार्ट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑलवेज जो है, इसके दो पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट आल है और दूसरा वेज है। तो हमेशा हर सूरत में AL आपको अलहदा लिखना पड़ेगा, WAYS अलहदा लिखना पड़ेगा। अगर W ऊपर लिखेंगे ना, इसी तरीके से फुल फिल FUL ऊपर लिखना पड़ेगा, और दूसरा FILL नीचे लिखना पड़ेगा।
जिस तरीके से डियर स्टूडेंट नॉलेज है KNOW ऊपर लिखना पड़ेगा, LEDGE नीचे लिखना पड़ेगा। अगर ये एल भी इधर लिख दूं ना तो इसकी प्रोनाउंसिएशन मुमकिन नहीं होगी। अगर आप इसको लफ्जों के सिलेबल के बगैर तोड़ेंगे ना तो लफ्ज को गलत कंसिडर किया जाएगा। पर एक लफ्ज है ब्यूटीफुल, अगर इसको मैंने लिखना है ना ब्यूटीफुल को, मैं अगर लिखता हूं कि पाकिस्तान इज सो ब्यूटीफुल कंट्री, BEAUTI, इधर मैं एफ नहीं लिख सकता, हालांकि मेरे पास एफ की जगह थी, क्योंकि ब्यूटी एक सिलेबल है और फुल पूरा इधर लिखूंगा। अगर एफ ऊपर लिख लिया ना तो इसको एग्जामिनर गोल दायरा लगाएगा और इसको गलत कंसिडर करेगा। इसी तरीके से बेटे कुछ लफ्ज हैं जिनको ब्रेक किया ही नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जितने भी प्रॉपर नाउन है, मतलब एक बच्चे ने पाकिस्तान को ब्रेक किया हुआ है, PAK आप नहीं ब्रेक कर सकते पाकिस्तान को, आप प्रॉपर नाउन को नहीं ब्रेक कर सकते। इनके मुरीद हुसैन आप लिख रहे हैं ना, हुसैन को नहीं ब्रेक कर सकते, HU नहीं कर सकते। एक बच्चे ने तो इवन ये ऐसे लिखा हुआ था, उसने कहा कि 9/11 हैज बीन हैपन इन, तो बेटे ये ईयर को तो आप ब्रेक कर ही नहीं सकते हो। रूल सुन लें, पहला रूल ये है कि प्रॉपर नाउन को ब्रेक नहीं कर सकते, दूसरा रूल ये है कि यूनिट ऑफ टाइम को ब्रेक नहीं कर सकते, और तीसरा यूजेज ये है कि यूनिट ऑफ मनी मीन के अमाउंट जो है उसको ब्रेक नहीं कर सकते। अब ये नहीं लिख सकते कि माई ड्यूस आर, ये 2000 को आप ऐसे ऐसे लिख दें, ये गलत कंसिडर किया जाएगा। मैं अब आपको फाइनल एडवाइस, अपनी एडवाइस दूं ना, तो बड़े ये हैफन का यूजेज लाइन के एंड पे छोड़ दें, यूज ही ना किया करें, अदरवाइज तो आपकी राइटिंग बड़ी स्लो हो जाएगी, बार बार सोच रहे होंगे कहां पे सिलेबल आ रहा है और कहां पे सिलेबल नहीं आ रहा है। इससे बहुत हुआ तो थोड़ी सी अलाइनमेंट खराब हो जाएगी, मीन के लफ्जों के एक एक एंगल पे आके एंड नहीं होंगे, वो भी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड बिलीव मी, आपकी सबसे ज्यादा गलतियां जो हैं इसी हैफन की गलती हैं। मैंने यहां पे दो चीजें बताई, मैंने कहा वी हैव 4 टाइप ऑफ वर्ड्स, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स पहले आएगा, रूट वर्ड बाद में आएगा, प्रीफिक्स उसको अपने मीनिंग दे देगी, हैफन इज नॉट रिक्वायर्ड, सफिक्स रूट वर्ड पहले आएगा, सफिक्स बाद में आएगा, उनके दरमियान में हैफन नहीं आएगी, और तीसरे जो होते हैं डियर फ्रेंड दे आर कंपाउंड वर्ड। तो दूसरा मैंने कहा जब लाइन के एंड पे पहुंचेंगे तो आप ब्रेक नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो गलती है ना, मैं ये आमे से इवन बड़े कुछ टैलेंटेड बच्चे भी हैं कि लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने भी ये गलती जरूर की हुई है। और ये गलती कौन की है? जब डियर हम लिखते हैं ना वन ऑफ, बड़े वन ऑफ के साथ लफ्ज जो आएगा ना रीजन नहीं आएगा, रीजन्स आएगा। वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सी रीजन में से एक रीजन। हम अक्सर ये करेक्शन में आता है वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं आएगा, जुमला आएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, वर्ब प्लूरल नहीं आएगा। हम लिखेंगे वन ऑफ द की रीजंस ऑफ पॉवर्टी इज आर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी एक और चीज का आपने सब ने बहुत ख्याल रखना है, ये रटी हुई चीजें नहीं लिखनी है, बिलीव मी। बड़े हमें अब्दुल्ला मैं लेता हूं क्वेश्चन, अब्दुल्ला लेता हूं मैं क्वेश्चन, जी बताएं अब्दुल्ला, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, अब्दुल्ला बताएं। अस्सलाम सर। जी अब्दुल्ला। सर मैंने इसी से मुतल्लिक क्वेश्चन करना था। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी में हम ये लिख सकते हैं पॉवर्टी इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन, क्योंकि रीजन तो एक ही है, उसमें रीजन किससे लाएगा? दोबारा बोलें। सेंटेंस है पॉवर्टी इन पाकिस्तान इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन, रीजन आएगा या रीजन्स आएगा? रीजन आएगा। आपने एक मिनट, आपने ये नहीं बताया कि ईवल है या क्या है। अगर आप लिखो ना पॉवर्टी इज वन ऑफ द हाईएस्ट ईवल्स इन रीजन, वो ईवल नाउन के साथ आता है, आपने तो उसका जिक्र ही फिर नहीं किया, आप तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है ना। ठीक है।
अच्छा माय डियर सन, एक और चीज, बेटा रट्टी हुई चीजें नहीं लिखनी, और हमें एग्जामिनर को कोई शेक्सपियर चाहिए भी नहीं है। हमें नहीं चाहिए कि कोई विलियम वर्ड्सवर्थ हो या शेक्सपियर हो, हमें वो लोग चाहिए जो सही अंग्रेजी लिख सके, चाहे वो सिंपल लिखें चाहे वो कॉम्प्लेक्स लिखें। अक्सर आपके लफ्जों को मैंने काट के WW वहां पे लिखा हुआ है। मीन के एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि इन डेमोक्रेसी पीपल चूज द लीडर, या डेमोक्रेसी में चूज तो नहीं होते, इलेक्ट होते हैं। हमें से अक्सर लोग वो हैं जो कि लफ्जों का गलत चूज। देखो यहाँ पे एक लफ्ज है, एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था, उन्होंने कहा करप्शन इज अ बेग। बेटे बेग तो फिजिकल चीजों को कहते हैं, ह्यूज ह्यूज तो फिजिकल चीजों को कहते हैं। और इवन एक बच्चे ने ये भी लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा कि करप्शन इज द की इशू ऑफ पाकिस्तान, या एक ने लिखा हुआ था करप्शन इज एन इंपॉर्टेंट इशू ऑफ पाकिस्तान। यार बेटे देखो लफ्जों की कोनोटेशन पे जाया करें। इंपॉर्टेंट तो अच्छी चीज को कहते हैं। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे मैं लिखूं अब्दुल सत्तार ईदी वाज ए नोटोरियस पर्सन। यार मशहूर है ना, अच्छाई के लिए मशहूर है, फिर नोटोरियस भी मशहूर होता है, लेकिन नोटोरियस तो वो होता है जो बुराई के लिए मशहूर हो। तो आपने लफ्जों का सही यूजेज किया करें। डेमोक्रेसी में चूज नहीं होता, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्ट होता है। और ये बिग और ह्यूज होते हैं जो फिजिकली चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। ये हम डेटा जब भी देते हैं ना, डेटा हम देते हैं इस वजह से कि हम अपने एग्जामिनर को फैक्ट्स फिगर के साथ कन्विंस कर सकें। तो डेटा तो उस सूरत में, तो कभी कभार तो ये डेटा आपको फेल भी करा देता है। हमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेतुका किस्म का डेटा लिखा है, मीन कि उसकी फैक्ट्स एंड फिगर मुकम्मल तौर पर गलत हैं। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर गलत लिखेंगे ना, रादर देन वो आपको हेल्प आउट पास करने के लिए करेगा, वो आपको फेल कराएगा। मसला आप में से माशाल्लाह एक बच्चे ने लिखा है कि इन पाकिस्तान 60% पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो फिर तो इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान में हर एक गरीब है। दिस नॉट 60%, दिस इज 24.3%। ये बहुत ज्यादा। तो कभी भी इनकरेक्ट चीजें ना लिखें। नेक्स्ट आपने ख्याल रखना है, हम इसको कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट। कौन सा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहां पे देखें मेरा सब्जेक्ट है वन शुड वॉक ऑन हिज। ये वन है, ये वन न्यूट्रल है, वन से नहीं पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है। और यहां पे जाके मैंने प्रोनाउन लिख दिया हिज। कैसे मुझे पता चल रहा है ये हिज का कि ये मर्द है? हम इसको कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट। जब डेफिनेट वन आया तो वन के साथ वंस आना चाहिए। अब लिखेंगे वन शुड वॉक ऑन वंस वीकनेस। इसी तरीके से ये देखें एन इंडिविजुअल, हम पढ़ते हैं एन इंडिविजुअल हिज। आपको कैसे देखो, तीन किस्म के नाउन होते हैं बेटे। एक होते हैं जेंडर स्पेसिफिक, मीन के मेल स्पेसिफिक। एक होते हैं फीमेल स्पेसिफिक, और एक होते हैं न्यूट्रल। ये एन इंडिविजुअल जो है ना, ये न्यूट्रल वर्ड है। मेडिसन खास तौर पे जेंडर स्टडीज में अगर एन इंडिविजुअल के साथ आपने हेज लिख दिया ना, या अ सिटीजन के साथ, मैं लेता हूं बेग सब क्वेश्चन, या आपने अ सिटीजन के साथ हेज लिख दिया ना, तो फिर आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ये आजकल बड़ी डिबेट हो रही है इसमें। तो जब डेसेंट एन इंडिविजुअल का लफ्ज आ जाए ना, वो न्यूट्रल है, नहीं पता चल रहा मेल है फीमेल, तो उसके लिए तीन ऑप्शन है। उसके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन ये है कि उसके साथ वन से लिखें, या पास्ट ऑफ ईयर्स के साथ भी आ सकता है, बगैर भी आ सकता है। बेहतर ये है वन से लिखें। अगर वन से नहीं लिख सकते ना, हेज आर ओब्लीक तो कर ही नहीं सकते। जो ओब्लीक करना होता है ये तो इनफॉर्मल होता है। फिर बेशक इट्स लिख दे। हालांकि आपको पता है अखबार में पढ़ोगे एन इंडिविजुअल के साथ इट्स आएगा, हालांकि आपके इल्म में होना चाहिए इट्स जो है वो नॉन लिविंग के लिए होता है, लेकिन हम यूज करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अ सिटीजन के साथ, एन इंडिविजुअल के साथ, अ पर्सन के साथ आप इट्स लिख दो, इट्स भी ठीक है। इट्स भी नहीं लिखना चाहते तो देयर लिख दो, देयर भी ठीक है। हालांकि आपको पता है कि देयर जो है वो प्लूरल है, अ पर्सन सिंगुलर है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ग्रामर के अंदर ये ऑप्शन है कि आप बेहतर ये है कि वंस लिखो। अगर आप वंस नहीं लिखना चाहते तो आप इट्स भी लिख सकते हैं, हालांकि आपको इल्म में है कि वो नॉन लिविंग है, और आप देयर भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूं,
डियर स्टूडेंट, हमारे पास 3 किस्म के नाउन हैं। एक होते हैं मेल डोमिनेटेड या मेल स्पेसिफिक, एक होते हैं फीमेल स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि मैन लिखूं, मैं मुरीद हुसैन लिख दूं, मैं आयशा लिख दूं, तो ये मेल, ये जेंडर स्पेसिफिक है। एक होते हैं जेंडर न्यूट्रल, और इस लैंग्वेज का आपने जेंडर स्टडीज के अंदर बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हम हमेशा लिखते हैं ह्यूमन बीइंग्स और वहां पे ही लिख देते हैं, नहीं। एन इंडिविजुअल, अ पर्सन, अ सिटीजन, ये न्यूट्रल वर्ड है। तो इनका फिर प्रोनाउन जो आता है वो भी न्यूट्रल होता है। बेहतर ऑप्शन तो ये है वंस लिखें। वंस नहीं लिखना चाहते हैं तो बेशक इट्स भी लिख सकते हो, देयर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक, जैसे शायद मैंने आपको कुछ 4 दफा ये गलती बता चुका हूं, लेकिन अभी तक भी आप ये इस गलती किए जा रहे हैं। मैंने कहा कि जब एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लास होगा, यहां पे देखें ना, इंडिपेंडेंट क्लास जो है अवैस इज माय स्टूडेंट, और हु कैन पास सीएसएस डिपेंडेंट क्लास है। जब एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लास होगा, अगर जैसे हम उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन से कंबाइन करेंगे तो उनसे पहले कामा कभी भी नहीं आएगा। अब लिखेंगे अवैस इज माय स्टूडेंट हु कैन पास सीएसएस। पाकिस्तान इज माय कंट्री, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये विच जो है ना, इससे पहले कामा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट का ये पता है कामा कामा कब आता है? कामा तब आता है जब डिपेंडेंट क्लास पहले आए। कौन सा क्लास? डिपेंडेंट क्लास पहले आए, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास आए, तो तब इनके दरम्यान में काम आएगा। अगर पहले इंडिपेंडेंट क्लास आए और वो हु से, विच से, व्हेन से स्टार्ट हो, दैट स्टार्ट हो, तो उससे पहले कामा नहीं आता। अगेन डियर स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करेक्शन में भी हर साल आती है। वो मिस्टेक ये है कि डियर स्टूडेंट, अगर सेंटेंस 2 क्लासेस पे है, अगर पहले में नॉट ओनली आया हुआ है, डियर स्टूडेंट, अगर पहले क्लास में नॉट ओनली आया हुआ है तो अगले क्लास में कभी भी बट, उसमें अकेला बट नहीं आएगा, बल्कि आएगा बट आल्सो। He is not only a wise student but also a topper of our class. जैसे अगर पहले क्लास में नॉट ओनली आए तो नेक्स्ट में बट आल्सो का आना जरूरी है। हम खाली बट लिखते हैं। अच्छा, अगेन ये हर साल बेटे दूसरे तीसरे साल करेक्शन में आती है। हमारा एक लफ्ज है इंस्पाइट ऑफ, हम उसी इंस्पाइट ऑफ को देख के ना डिस्पाइट ऑफ भी लिखते हैं, हालांकि डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी यूज नहीं हो सकता। इंस्पाइट के साथ ऑफ होता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी ये जुमला होना चाहिए, ही हैज पास सीएसएस डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही नेवर टेक इट सीरियसली। माय डियर स्टूडेंट, बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपकी स्पेलिंग की बहुत ज्यादा करना। मैं लेता हूं क्वेश्चन, हनान लेता हूं क्वेश्चन। हमें से कुछ लोगों को स्पेलिंग की गलती है। अच्छा, पहले तो मैं बताता जाऊं स्पेलिंग की गलतियां क्यों होती हैं। जैसे स्पेलिंग की हमारी इस वजह से गलतियां होती हैं कि हम प्रोनाउंसिएशन की गलतियां करते हैं। जिन लोगों की प्रोनाउंसिएशन लफ्जों की ठीक नहीं होती वो गलतियां करते हैं, और इसका एक ही इलाज है। मैंने नोट किया है कि स्टूडेंट के मैक्सिमम भी स्पेलिंग अगर किसी के गलत होते हैं ना, तो 100 स्पेलिंग गलत लिखता है, इससे ज्यादा नहीं। अब जो भी मैं आइडेंटिफाई करता जाऊं ना कि आपका ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी स्पेलिंग गलत है, आप उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनकी लिस्ट बनाओ। हार्डली 100 वर्ड्स होंगे, एक पेज पे लिखें, पहले करेक्ट स्पेलिंग लिखें, बीच में लाइन लगाएं, नेक्स्ट कॉलम में इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखें, और यहां बैठ के पढ़ते हैं, अपने सामने लगा लें, उसको डेली बेसिस पे देखें, आते जाते पढ़ते हुए, तो आपके वो स्पेलिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट जो गलती है ना, माय डियर फ्रेंड, मेनी पीपल अमंग यू, बड़े आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लफ्जों को बार बार रिपीट करते हैं। ये देखें, एक मैं आप में से किसी स्टूडेंट से मैंने ये जुमला उठाया है, उन्होंने लिखा है कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, लैक ऑफ गुड लीडरशिप, लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ,
तो डियर स्टूडेंट, क्या लैक के अलावा कोई लफ्ज नहीं है आपके पास? और यही फर्क है अच्छी अंग्रेजी और बुरी अंग्रेजी का। यकीन जाने बेटे, आप में से हर एक की अंग्रेजी ठीक है, खाली थोड़ा बहुत कुछ बच्चे जो हैं उन्हें थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, वो हो जाएंगे। अब इसको अगर आप लिखें ना खूबसूरत, थोड़ा सा वेरिएशन यूज करें। मैंने यहां पहले लैक की जगह लिखा मिनिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज, दूसरा मैंने लिखा बैड गवर्नेंस, मैंने लिखा इनएफिशिएंट लीडरशिप। लैक ऑफ नहीं होता, इनएफिशिएंट होता है। और मैंने आखिरी बात लिखी एब्सेंस। तो ये इंडिकेट करेगा कि मुझे ये लैंग्वेज आती है, ये जुबान आती है। हालांकि मैंने कौन से मुश्किल लफ्ज लिखे, जुमला देख लें ऊपर वाला नीचे वाला, आपको खुद फर्क पता चलेगा कि इन दोनों जुमलों में फर्क है। नेक्स्ट है डियर प्रेजेंटेशन। ये ओवर राइटिंग कटिंग इज नॉट अलाउड। जब भी आप ओवर राइटिंग कटिंग करेंगे, ये बहुत बुरा इंप्रेशन। आपको पता है आप क्यों करते हैं? पहली बात है, मैं आपको राइटिंग को डिफाइन करता हूं, राइटिंग होती क्या है। My dear son, writing is the coordination between your muscle of thinking and the muscle of the movement. आपको सोचने और मूवमेंट के मसल के आपस में कोऑर्डिनेशन है, दैट इज नोन एज अ राइटिंग। जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आप ओवर राइटिंग कटिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप कॉन्शियस होकर लिखें और आपने आपको फोर्स करें कि मैंने ओवर राइटिंग कटिंग नहीं करनी, आप एक दफा भी ओवर राइटिंग कटिंग नहीं करेंगे। देन हम गलती, जो आखिरी गलती करते हैं, वो सब्जेक्ट वर्ब की करते हैं। हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होता है। यहां पे देखें स्टूडेंट्स है, लेकिन हम वर्ब जो है वो सिंगुलर लिख देते हैं, एस लगा देते हैं। तो ये तो अलाउ ही नहीं है। अब थोड़ा सा आज कॉन्शियस। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आज की राइटिंग के बाद ना कल की मैं हर एक के साथ इंडिविजुअल डिस्कशन करूंगा। मेरे पास भी पेपर मौजूद है, आपके पास भी पेपर मौजूद है। हम कल की क्लास करके ना, जो परसों की क्लास होगी, मैं हर बच्चे को 15-15 मिनट के इंडिविजुअल टाइम दूंगा। हम टेलीफोन पे डिस्कशन करेंगे, व्हाट्सएप कॉल पे। जब मैं आपको बता दूंगा ना बेटे आपके ये मसला है, ये मसला है, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसके बाद बिलीव मी आप गलती करेंगे ही नहीं। और आज जब मैं टेस्ट लेने हैं, तो आपने ये जितनी भी गलतियां बताई हैं, इनमें से एक भी गलती आपने रिपीट नहीं करनी है। मैंने आपको 25 टाइप ऑफ मिस्टेक्स बताई हैं जो तमाम के तमाम लोगों ने की हुई है, और मैंने पढ़ा इस वजह से सारों को दिया है कि हो सकता है आज आपने ना की हो, लेकिन कल आपसे ये गलती हो जाए। अब डियर स्टूडेंट, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप क्वेश्चन करें, देन हमारा जो टेस्ट है ये बेग साहब, आप गलबन क्वेश्चन कुछ करना चाह रहे थे। हनान सर, वो जो लास्ट स्लाइड पे दी इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन था जिसमें आप कह रहे थे मेल फीमेल डिफाइन नहीं है सर, अगर वहां पे हिज स्लैश हर किया जाए वो ठीक होगा? बेटे वो है ठीक, लेकिन वो इनफॉर्मल है। स्लैश के यूजेज ही इनफॉर्मल है, यानी सर ना करें? कर ही नहीं सकते बेटे। फॉर्मल राइटिंग के अंदर जो स्लैश है ना, स्लैश, वो कर ही जी नहीं सर। सकते। अब यार 3 में ऑप्शन दिए, वंस यूज कर दो, इट्स यूज कर। आप अखबार में पढ़ोगे कभी अ सिटीजन के लिए देर लिखा हुआ होगा। सही है सर, ठीक है। ठीक है। हालांकि बेटे हमारी जो ओल्ड इंग्लिश है ना, आपको पता है, मैं एक और चीज आपको बताता हूं। आजकल ना चीजें बड़ी सेंसिटिव हो गई है। आपको पता है हमारी एक क्रीम फेयर एंड लवली, आपको पता है उसका नाम चेंज हो गया? यस सर, चेंज हो गया नाम। अच्छा, क्या नाम है नया उसका? सर आई थिंक फेयर को रिप्लेस किया है, याद नहीं अच्छा, आ रहा। क्यों फेयर? फेयर से उनको क्या इशू है? हालांकि आपको पता है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, यूनिलीवर की बात है यार। वो मतलब पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने, मतलब उनका इसका रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा था, तो क्यों चेंज किया है इतनी बड़ी प्रोडक्ट का नाम? सर कोई जेंडर इश्यूज की वजह से? मैं बताता हूँ बेटे, उसको रेसिज्म की वजह से चेंज किया है। फेयर जो है ना, फेयर इंटरनेशनल लफ्ज सफेद के लिए वो कहते हैं जी, फेयर वो होता है जिसकी जो कम्प्लेक्शन है ना वो सफेद हो। उससे जो ये रेस ब्लैक वाले थे वो कहते थे जी इसका नाम ही गलत है। उन्होंने अब उसका नाम रखा है ग्लो एंड लवली। इसी वजह से बेटे, इसी वजह से ये आजकल 2 बहुत इश्यूज हैं। एक रेसिज्म का बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा इशू अब एक और आजकल डिबेट चल रही है। वो डिबेट ये है कि हमारे यहां वैसे आपको पता है कि जो व्हाइट है वो पीस का सिंबल है, ऐसा ही है। जी सर।
और ब्लैक जो है वो डेथ का सिंबल है, तबाही का सिंबल है। अब जी। आजकल जो ब्लैक राइट्स वाले लोग हैं वो कहते हैं ये भी गलत है, इसको चेंज करो। यस सर। बेटे जो रेसिज्म वाले लोग होते हैं और जेंडर वाले लोग जो होते हैं ना, वो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, इस वजह से इन लफ्जों को चेंज किया जा रहा है। अदरवाइज आप आज से 40 साल की इंग्लिश पुरानी पढ़े ना, तो हमेशा सिटीजन के लिए हिज यूज होता है। इवन अखबारों में जो डॉन है वो तो नहीं यूज करता, लेकिन जो आम अखबार हैं वो यूज करते हैं। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसका क्वेश्चन है? जी हिरा, हिरा बताएं। हिरा मैं सुन रहा हूं आपको। हिरा आप क्वेश्चन करना चाह रही थी। हिरा गलबन आपका जो माइक्रोफोन है शायद उसमें कोई इश्यू है। जी साबिर आप क्वेश्चन करें। साबिर मैं सुन रहा हूं आपको। सर हिरा आप अपना, जी जी सर आपने 100 वर्ड्स का लिस्ट कहा था कि स्पेलिंग वो इंशाल्लाह आज मैं अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ, मुझे भूल गया था। फैजा आप बताओ। सर ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो जैसे आपने अभी 24.3% लोग पीपल पाए, और मैंने मतलब कि कुछ 2-3 दिन पहले ही जैसे पॉवर्टी पे आया था, उसमें 40% लिखा हुआ था नहीं कि नहीं मैं बताता हूँ ये कहाँ से, ये अखबारों वाले बेटे डेली बेसिस पे ना ये बेसिकली बेस लाइन चेंज करते हैं। ये अखबार में आज होगा 20%, वो लिखा होगा कि इफ यू विल कंसिडर $2 तो दिस इज, अगले दिन होगा जी आप अगर इसकी बेस लाइन $5 कंसिडर करें तो वो ज्यादा हो जाएगी। ये सारी के सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपने लेने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से। कहाँ से? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से लेने हैं। फैजा आपने तमाम के तमाम ये फैक्ट्स एंड फिगर जो है ना ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से लेने हैं। अपना हेरा मैंने आपके पेपर पे, आप तमाम लोग सुन लें बेटे, जिसके भी पेपर पे किसी लफ्ज के साथ अगर मैंने WW लिखा हुआ है ना, WW का मतलब है रॉन्ग वर्ड, कि ये लफ्ज को चेंज करो, ये लफ्ज गलत है। अच्छा फैज नाजिम, जी फैज। अच्छा सर, हमने पिछली क्लास में पंक्चुएशन के कुछ रूल्स पढ़े थे सर, उनमें हमने जब क्लॉजेस के दरमियान जो है कॉमे के बारे में था, लेकिन किसी सेंटेंस में फ्रेज आए तो वहां पे कॉमा कहाँ पे लगाना है उसके बारे में नहीं पढ़ा था। वो हम आगे पंक्चुएशन ये पे पढ़ेंगे पूरा, सर। एक मिनट, वो पंक्चुएशन पे पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें ये चीजें पढ़ेंगे। अच्छा ठीक जी हनान बेग आप बताएं। सर ये जो कंट्री है, कंट्री के वाई के बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा कहाँ पे? 3 नंबर सेंटेंस में, किस नंबर में? 16 नंबर। नहीं आएगा, मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी आमना आप बताओ। सर जो लोग जिनको आदत है थोड़ा सा काट के थोड़ा सा ओवरराइट करने की, तो वो लाइक फ्लूइड व्हाइटनर ये कोई चीज यूज कर सकते नहीं हैं? यूज करते बेटे, ये आदत खत्म करनी होगी। अच्छा इसका बहुत बुरा इंप्रेशन, आप जब कॉन्शियस होकर लिखेंगी तो आप ये वैसे भी नहीं लिखेंगी। ठीक है ये सिद्रा आप बताओ। सर आपने कुछ लोगों को बुक रीडिंग रेकमेंड की है, तो मैंने ये पूछना है कि अब इतना टाइम है कि हम इसमें बुक्स पढ़ सकें? आप सर बेशक इस, एक मिनट बेटे, इस स्टेज पे बेशक बुक्स ना पढ़ें, आप डान के एडिटोरियल को पढ़ के ना तो वो जरूर पढ़ें, उससे आपकी लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, सैयद दानिश आप बताएं। सर जैसे आपने बताया कि हाइफन के रूल्स बताए, अगर हम सोशियो इकोनॉमिक लिखते हैं तो उनके बीच में हाइफन आएगी, तो वो जी सारा आएगी रूल बेटे,
बिल्कुल आएगी। दो रूट हाइफन आएगी जी आपने क्या शायद कह ये रहे हैं? कहा रूट वर्ड दो साथ में। आपकी आवाज नहीं आ रही दानिश, दोबारा बोलें। जी अभी आ रही जी है जी सर? जी अभी आ रही है। इनका रूल आपने बताया था शायद के दो रूट वर्ड्स आपस में मिलें तो उनको हाइफन आएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग वो हम उसमें स्पेस देते हैं अगर हम टॉपिक में लिखते हैं ग्लोबल और उस तो बेटा ग्लोबल वार्मिंग एक लफ्ज ही नहीं है, वो लफ्ज ही अलग-अलग है, वो तो कोई सिंगल वर्ड ही नहीं है। ग्लोबल अलग वर्ड है, वार्मिंग अलग वर्ड है, कोई वो सिंगल वर्ड तो नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तब करेंगे जब वो सिंगल वर्ड होगा। ठीक है जी बिलाल आप बताओ, बिलाल अकबर। बिलाल अकबर मैं सुन रहा हूँ आपको। सर ये एक्सप्रेशन को कैसे बेहतर किया जाता है? बेटे एक्सप्रेशन को ठीक करने का तरीका ये है कि मैक्सिमम राइटिंग करें। क्या करें? पढ़ें, अच्छा लिखें तो आपकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। जी सर। डियर स्टूडेंट, आपके पेपर पे मैं चंद एक शॉर्ट वर्ड लिखे थे। यहाँ पे मैंने WW लिखा था ना, इसका मतलब था रॉन्ग वर्ड। यहाँ पे मैंने SP लिखा है ना, SP स्टैंड फॉर स्पेलिंग। यहाँ पे आपके जुमले के साथ मैंने SS लिखा है ना, इसका मतलब है सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है। और यहाँ पे मैंने IF लिखा है तो IF का मतलब है इनकरेक्ट फैक्ट। अच्छा, अगेन माय डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू, आपके पास अगेन 1 घंटा का टाइम है। मैं 3 टॉपिक दूंगा, उन 3 में से किसी एक टॉपिक पे आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। ये 3 और ये ईमेल है, प्रीवियस ईमेल ये है, आप इसको इस ईमेल पे भेज देंगे। बेशक आप टॉपिक लिख के, योर टाइम इज 7:52, 9 o'clock तक जो पेपर मिलेंगे वही कंसिडर होंगे। नीट एंड क्लीन करके आप मुझे ईमेल करेंगे। ये टॉपिक है। नंबर मैंने लिखा है राइट एन इंट्रोडक्शन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक: डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, हर्डल्स एंड होप्स, बैड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज एंड consequences, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल एंड रेमेडीज। इनमें से किसी एक पे अपने इंट्रोडक्शन लिखना है। बट अगेन यू आर नॉट सपोज टू टेक हेल्प फ्रॉम एनी मटीरियल। किसी भी मटीरियल से हेल्प ले नहीं सकते। योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ।